नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में फर्जी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर भजनलाल सरकार पूरी तरीके से एक्शन में आ चुकी है और सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण फर्जी एनओसी मामले में एसीपी क्राइम को जांच सौंप दी है। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और एसीपी अब आपराधिक पक्षों पर गहराई से जांच पड़ताल करेंगे। सरकार ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भी नई नियुक्तियां कर दी हैं। डॉक्टर सुशील भाटी को एसएमएस अस्पताल का अंतरिम अधीक्षक बनाया गया है और दीपक माहेश्वरी को एसएमएस कॉलेज का कार्यवाहक प्राचार्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। सरकार ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और साथ ही एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर भंडारी से इस्तीफे मांगे थे। डॉक्टर बगरहट्टा और डॉक्टर शर्मा ने इस्तीफे दे दिए जो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्हें सोटो चेयरमैन पद से हटा दिया गया, जबकि डॉक्टर सुधीर भंडारी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी RUHS के कुलपति पद से इस्तीफे देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक RUHS के VC की ओर से इस्तीफा नहीं देने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है और राज्य सरकार उन्हें बर्खास्त करने तक के लिए कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। और पिछले दिनों जयपुर के एसएमएस अस्पताल, फोर्टिस और EHCC अस्पताल में एसीबी ने मामले में गिरफ्तारियां की थी। इसके साथ ही कई बांग्लादेशी नागरिकों, दलालों को भी गिरफ्तार किया था। जांच पड़ताल पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक भी पहुंच चुकी है। हरियाणा के गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग पुलिस ने किडनी रैकेट का बीते महीने खुलासा किया। इसमें सामने आया था कि एक बांग्लादेशी युवक की किडनी जयपुर के एक निजी अस्पताल ला करके निकाली गई थी। फिर मरीज गुरुग्राम की होटल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां वो होटल में रिकवरी में चल रहा था और उसके बाद जैसे तैसे इस मामले की परतें खुलती गईं और वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए। अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है कि सरकार इस मामले की तह तक जाकर के जांच करेगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं RUHS कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी इस्तीफा नहीं देंगे तो जांच करवाई जाएगी और एक्शन भी लिया जाएगा। और आज का मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सीएम साहब की मीटिंग मेरी जब परसों हुई थी, हमने सब तथ्य सामने रखे और उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा मुझे क्विक एक्शन चाहिए और मुझे बिल्कुल जो है जो अपराधी लोग हैं, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, मुझे तुरंत इसकी कार्रवाई चाहिए, मुझे क्विक एक्शन चाहिए और मुझे न्याय करना है। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ऐसी चीज़ों को। और डॉक्टर भंडारी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, तो उनकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। उनके जितने भी कारनामे, जो भी उनके कॉरेस्पॉन्डेंस और इनके जो वीडियो क्लिप्स को देखकर और सोटो के चेयरमैन से इनको हटा दिया है। ये कहते हैं मैं सोटो का चेयरमैन था ही नहीं, हमारे पास पूरे दस्तावेज है। ये सितंबर 2023 तक टेबल पे बैठकर अपना प्लेकार्ड चेयरमैन सोटो के नाम से ये सब सर्टिफिकेट्स इन्होंने बच्चों को दिए, जिसके अंदर तारीख भी लिखी हुई है और इनका नाम भी लिखा हुआ है। तो उनकी पूरी जांच करके उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से पूरा रैकेट चल रहा था, इसमें कई अनियमितताएं भी देखी गई हैं, लेकिन अपने पद से इस्तीफा ना देना, इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव तिवारी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ अनिल कुमार गोटवाल जी, जो कि पूर्व RPS ऑफिसर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा रैकेट एक लंबे समय तक चलता है, कई परतें अभी तक खुल चुकी हैं, कई परतें खुलना अभी बाकी हैं, लेकिन सवाल ये कि इतने लंबे समय तक ये सब कुछ चलता रहा, किसी को कानो कान भनक नहीं दी, किसी को पता नहीं चला। देखिए शुभेंदु, कहने में ये बात सामने आ रही है कि जो ये घोटाला हुआ है बड़ा मानव अंग प्रत्यारोपण को लेकर के, फर्जी तरीके से एनओसी का जो मामला है और इसके जरिए विदेशी नागरिकों की बहुत बड़े लेवल पर जो है सर्जरियां की गई या डोनर बुलाए गए और दलालों के जरिए पूरा नेटवर्क चला, रैकेट चला। पिछले दिनों गुरुग्राम के अंदर एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जो बाहर का था और वो रिकवरी ले रहा था जयपुर के एक निजी अस्पताल में। वो इसी प्रकार की सर्जरी करवा करके गया था। बांग्लादेशी कई नागरिकों को गिरफ्तार किया है
करीब आधा दर्जन उनकी संख्या है। और उन्होंने भी बताया कि उन नागरिकों को 3 लाख 4 लाख रुपए या बहुत कम पैसे रकम देकर के लाया जाता था एक गिरोह के मार्फत, और उनको कुछ पैसे देकर के उनके अंग निकाल लिए जाते थे, या फिर वो किडनियां जो है या फिर अन्य जो अंग हैं ऊतक शरीर के जो हैं वो निकाल लिए जाते थे और उसको अन्य नागरिकों को बेचा जाता था। कई बार डोनर भी वही होता था, पेशेंट भी वहीं के विदेश के नागरिक होते थे। और केवल बांग्लादेश ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और आसपास के जो देश हैं भारत के, वहां से जो पूरा ये नेटवर्क का संचालन है वहां तक ऐसा हो रहा था, ये जानकारी के अंदर शुरुआती तौर पर आया है। तो निश्चित रूप से जो घटना हुई है जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी थे गौरव सिंह, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी एसीबी ने की थी, साथ में फोर्टिस और ईएसटीसी अस्पतालों से एक एक प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद में गुरुग्राम के अंदर एक गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में ये बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारियां हुई। तब पता चला कि रैकेट जो है ये इंटरनेशनल रैकेट लेवल पर काम कर रहा है और मानव अंगों की तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसके साथ ही फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाने वाले जो लोग होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और यहां तक कि लोगों की जो जान है उससे खिलवाड़ इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किया गया है। हाँ। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बकायदा एक कमेटी बनी हुई थी। हाँ। और उस कमेटी को ही परमिशन देनी होती थी और रोस्टर के आधार पर वो कमेटी या अति आवश्यकता की जरूरत के आधार पर अलग अलग अस्पतालों को जो मानव अंग आते थे उनका अलॉटमेंट भी करती थी और परमिशन भी देती थी। तो बकायदा इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन 6 महीने तक जानकारी सामने आई, वो जो कमेटी थी वो कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। हाँ। और कमेटी की जब बैठक नहीं हुई तो कैसे एक सहायक प्रशासनिक लेवल का अधिकारी जो था वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज का, उसी मेडिकल कॉलेज का, वो एनओसी जारी करता रहा, किसके हस्ताक्षर से करता रहा और किस प्रकार से वो ये निजी अस्पतालों को अनुमति देता रहा और वहां पर सर्जरियां होती रही, अंग प्रत्यारोपण होते रहे। और उस कमेटी ने आंखें क्यों मूंदी रही? क्या जानकारी में नहीं आ रहा था? क्योंकि सारा चीज जो है ऑनलाइन भी चढ़ता है, हिसाब में भी रहता है और ये पता भी चलता है आज इस अस्पताल के अंदर यहाँ पर ये अंग प्रत्यारोपण हो गया। तो डॉक्टर से कोई बात छुपती नहीं है, आपस में जानकारी रहती है किसने क्या बड़ी सर्जरी करी। इसके बावजूद कमेटी क्यों सोती रही, आंख मूंदे रही? तो इसमें कौन कौन से बड़े लोग शामिल है? उसी के चलते सरकार ने ये कहा था कि इस्तीफे दीजिए। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से जो है पूर्व प्रिंसिपल रहे उनसे इस्तीफा मांगा गया था। आरयूएचएस के कुलपति हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, तो उन्होंने कहा मैं सोटो के अधीक्षक चेयरमैन पद पर भी नहीं रहा। लेकिन अब सामने आया जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया सितंबर तक सर्टिफिकेट बांट रहे थे। तो निश्चित रूप से अभी उन्होंने कुलपति पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, लेकिन सोटो चेयरमैन पद से इस्तीफा ले लिया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भी जो चिकित्सा अधीक्षक और जो प्राचार्य हैं वो बदल दिए गए हैं, जो मौजूदा थे उनसे इस्तीफे ले लिए। लेकिन यानी कि सरकार बड़ी सख्ती में है। सरकार की कह रही है कि आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हम सख्ती बरतेंगे। इस बीच हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जरा जल्दी से एक अपडेट उनसे ले लेते हैं, उसके बाद बाकी हमारे जो 2 खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हैं उनका रुख करूंगा। सोमू जरा थोड़ा सा बताइए, ये जो मॉनिटरिंग कमेटी थी, ये कमेटी जो तैयार की गई थी, उनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं था। 6 महीने तक ये सब कुछ चलता है, सब आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, ये फर्जी तरीके से एनओसी देते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये खुलासा असल में हुआ कैसे? बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी गंभीर मामला है और सबसे पहली बात की जो कमेटी बनी थी वो एडवाइजरी कम ऑथराइजेशन कमेटी एक अलग तरह के तरीके से यहाँ पर चिकित्सा जो स्वास्थ्य विभाग है उसने बनाई थी। सबसे पहले इस कमेटी की वैधता पर ही सवाल उठते हैं क्योंकि एडवाइजरी कमेटी अलग होती है, ऑथराइजेशन कमेटी अलग होती है। इसलिए अब इसका जो क्या लीगल स्टैंड क्या है उसको भी जांच करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अचल शर्मा जो कि एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं उनके पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने जानकारी दी कि हमें ये एनओसी मिली है और हम यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, इसमें कुछ देरी हो रही है। वो अपनी समस्या बताने गया। तब उन्होंने जब उसके डॉक्यूमेंट्स देखे तो वहां पता चला कि ये जो पूरे सिग्नेचर्स हैं इस पे वो फर्जी हैं। तभी उन्होंने और डॉक्टर राजीव बगरहट्टा जो कि एसएमएस कॉलेज के प्राचार्य हैं, इन दोनों ने स्वास्थ्य विभाग को और एसीबी को इस पूरे मामले की जानकारी दी। फिर एसीबी ने इस मामले में सबसे पहले कार्रवाई करते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को पकड़ा था और वहीं से इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ। देखिए, दरअसल ये कमेटी जो है, जो नई कमेटी बनी और उसमें राजीव बगरहट्टा जब चेयरमैन बने उसके, तो वो अप्रैल 2023 में उनको चेयरमैन बनाया गया। उन्हें इस बात की उनकी लापरवाही बिल्कुल साफ इस मामले में है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पे जो बाहर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो उनकी परमिशन के बगैर हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मामला है और इसीलिए उनसे कहा गया इस्तीफा देने को और उन्हें इस्तीफा अंततः देना पड़ा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले में उन्हीं दोनों डॉक्टर्स ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए एसीबी और स्वास्थ्य विभाग तक अपनी शिकायत पहुंचाई थी इस मामले में।
कम से कम उन्होंने शिकायत की, लेकिन एक और डॉक्टर भंडारी साहब के बारे में जिक्र होता है जो कि इस्तीफ़ा देने से इनकार भी करते हैं। हालांकि जब दबाव आता है तो उसके बाद उनकी बातें भी, मैं ज़रा इसमें दो खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन ज़रा सबसे पहले क्योंकि हमारे दर्शक ये देखना और समझना चाह रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा था, इसमें मैं डॉक्टर वैभव तिवारी को भी ज़रा जोड़ लेता हूँ। वैभव जी, आप क्योंकि सिस्टम में रहे हैं, आपने देखा है जब ट्रांसप्लांट होता है किसी भी तरीके से एनओसी लेनी होती है, ये क्या प्रोसीजर क्या होता है जो बाईपास किया गया? रोपण करते हैं तो एक ऑथराइजिंग कमेटी होती है, जहां पर भी जिस भी हॉस्पिटल में जहां पर ट्रांसप्लांट भरपूर रूप से होता है, यानी कि 25 से ज्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं, तो वहां पर एक ऑथराइजिंग कमेटी हॉस्पिटल के ही द्वारा बनाई गई होती है। उसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं। तो ये डॉक्टर्स ये तय करते हैं जो डोनर होता है उसका इंटरव्यू करते हैं, जो रेसिपिएंट होता है जिसको किडनी मिलनी होती है उसका इंटरव्यू करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज, एफिडेविट्स चेक करे जाते हैं और ये देखा जाता है कि जो डोनर है वो अपनी मर्जी से किडनी दे रहा है या फिर किसी प्रकार का कोई पीछे से लेन देन तो नहीं चल रहा, अगर वो डोनर रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो अगर सेम घर का नहीं है, दूर का रिलेटेड है। तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर जब तक वो कमिटी सेटिस्फाई नहीं होती इस बात से कि जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है वो अपनी मर्जी से किडनी दे रहे हैं, तब तक कमिटी आपको एनओसी नहीं देती। तो ये जो आप बता रहे हैं कि उसमें मोस्ट लाइकली जो कमिटी है वहां पर ही कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से जो एनओसी मिल गई है वो जो नहीं मिलनी चाहिए थी वो एनओसी उनको दे दी गई थी। हाँ, अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और भी है कि जब कमेटी को लेकर के ही सवाल उठ रहे थे तो एनओसी जब जारी हो रही थी तो क्या उस वक्त किसी को नहीं पता चला? अनिल कुमार गोटवाल जी भी हमारे साथ हैं। अनिल सर, एक चीज़ बताइए कि जब कमेटी को लेकर के ही सवाल थे कि कमेटी की जो फॉर्मेशन है वही ठीक नहीं है, तो ये एनओसी जब जारी हो रही थी, बाद में ये तो खुलासा हुआ कि फर्जी एनओसी जारी हो रही थी, लेकिन जब एनओसी वो कमेटी जारी कर रही थी उसमें हस्ताक्षर किसी और के, तमाम जो अनियमितताएं थी वो अलग अलग दिखाई दे रही थी, तो उस वक्त किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा हो सकता है क्या और किसी को पता ना चले? देखो, ये कमेटी फर्जी नहीं है, ये टोहो एक्ट के तहत और विद इन रूल्स रेगुलेशन के तहत बनाई गई है, बड़ी सोच समझ के। स्टेट लेवल पे अलग कमेटी बनाई है जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी उसका चेयरपर्सन है और उसके बाद में वो नॉमिनी नहीं है, उसके बाद 2 कमेटियां हैं और उसके अंदर हेल्थ सेक्रेटरी नॉमिनी है और वहां पर भी प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सेक्रेटरी, 2 अपने एनजीओज प्राइवेट और डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट है किडनी लीवर के जो भी है, उनको एक बकायदा स्टेट से लेके और जहाँ हॉस्पिटल है जिसके अंदर वहां तक की कमेटी, 3 कमेटी इसमें नियुक्त की गई है। वो बकायदा उसका सुपरविजन, सर्विलेंस जो ही वो डिमांड आती। हाँ, ये बात सही है कि जो एसएमएस लेवल के ऊपर जैसा वो कहते हैं ऑथराइजेशन नहीं है, वो बकायदा। तो एक चीज बताइए सर, अगर कमेटी ऑथेंटिक है, सही है, तो फर्जी एनओसी कैसे जारी कर सकते हैं? फिर तो एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल है ना। हाँ, नहीं, अब आप इसके ऊपर आए, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के जो मेरे को लग रहा है वो हो नहीं सकता। ये पिछले जो अभी जिन डॉक्टर्स ने शिकायत की थी, जिन्होंने इस्तीफा दिया, वो पिछले 3 महीने की बात कर रहे हैं। उससे पहले ये 3 साल से चल रहा है, 2021 से, जब ये सुधीर भंडारी जी RUHS के VC बन गए तो भी इनके पास में कैसे चार्ज रहा, या इन्होंने चार्ज क्यों नहीं दिया, या इन्होंने चार्ज क्यों नहीं लिया, ये घपले में चला रहे थे इस कमेटी को। अच्छा, होता क्या है कि मैं आपको बताऊं, एक जगह ये डॉक्टर इकट्ठा नहीं होते, ये सर्कुलेट करते हैं पेपर को। आज इनके साइन करा दिए, कल वो आएगा उनके साइन करा दिए, और ये करके एक पेपर सर्कुलेट करके, और तो ये उसको गौरव सिंह को ये सारी पोल मालूम थी कि ये इस तरह से ये चल रहा है, तो वो फर्जी बनाने लग गया। उसको मालूम था कि ये चल रहा है। तो ये जो 3 महीने से आया है, अब इसके अंदर ये कहते हैं कि ये फर्जी है। भाई, फर्जी 3 महीने की होगी, पहले की कहां बनी? 1000 ऑपरेशन हुए हैं पिछले 3 साल के अंदर, और 90% तो बाहर के हैं, 10% है इंडिया के। तो
आप ये देखिए कि ये अच्छा, और फिर बैठे दिख रहा है, रोज अखबारों में आ रहा है कि हाँ आज ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, वो डॉक्टर से ये कर रहे हैं, ये अखबार, अब ये हॉस्पिटल ये फैसिलिटी दे रही है, लोग बाग आ रहे हैं। आप देखिए कि उनका वीजा, उनका ये और ये सब, तो क्या हमारी जो इंटेलिजेंस कमेटियां हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो नेशनल लेवल की हो, वो चुप बैठी। तो ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। मैं आपको बताऊं, ये एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी 1994 में? उससे पहले कोई एक्ट ही नहीं था। नहीं, अब सवाल सर यहाँ पर ये है कि क्या जो दूसरी कमेटी है क्या उनके ऊपर भी भरोसा किया जा सकता है? अब लोगों के मन में तो सवाल ये है कि साहब हमें तो नहीं पता, अब एक कमेटी थी उसने फर्जी एनओसी जारी कर दी, अब उसके बारे में तो लोगों को नहीं पता है, तो क्रेडिबिलिटी को लेकर के बड़ा सवाल है। मैं नीरज जी को जरा जोड़ लेता हूं इसमें। सर, इसमें अब लोगों के मन में सवाल ये है कि भरोसा कैसे किया जाए? शुभेंदु, देखिए, एक तो हमें यहाँ टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी। यहाँ जो कमेटी थी वो कमेटी डायरेक्ट जारी नहीं कर रही थी एनओसी। यहाँ पर खेल ये हुआ है कि एक सहायक प्रशासनिक लेवल का अधिकारी जो गौरव सिंह था, वो ये सारा फर्जीवाड़ा कर रहा था। यानी कि नाम आखिर में जो आ रहा है वो केवल गौरव सिंह का आ रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन बड़े मगरमच्छ थे और कमेटी में से यदि थे तो कौन से लोग थे जो उससे जुड़े हुए थे, क्योंकि केवल एक व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। ये चीज जांच का विषय है और इसीलिए अब एसीपी क्राइम को जांच सौंप दी है राज्य सरकार ने कि क्या कमेटी का इन्वॉल्वमेंट रहा या वो एक सहायक प्रशासनिक लेवल का अधिकारी जिसको पूरे लूपहोल मालूम थे वो अपने स्तर पर इस घोटाले को अंजाम दे रहा था। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि कमेटी 6 महीने तक सोती रहे और ये ट्रांसप्लांट जो है वो होते रहे। यानी कि कहीं ना कहीं आंख मूंद रखी थी या संरक्षण दे रखा था, इसकी बू यहां पर आ रही है। वही चीज जो है वो जांच का विषय है। दूसरी बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है कि अलग अलग जगह से जो नागरिक आ रहे हैं, यानी कि बाहरी राज्यों से या बाहरी देशों से जो नागरिक आ रहे हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से या अदर जगह से, जैसा कि अभी पूर्व पुलिस अधिकारी गोठवाल जी भी बता रहे थे कि 90% तक यदि बाहर के लोग आकर के और यहां पर अपने ट्रांसप्लांट करवा ले जाते हैं, मनाही किसी को नहीं है मेडिकल टूरिज्म के लिए, लेकिन उन भारतीय नागरिकों का, मरीजों का हक जो है उस पर भी डाका यहां पर डला है। जो जरूरतमंद थे, जिनको ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने थे, तो निश्चित रूप से पैसों का खेल करके ये निजी अस्पताल के दो प्रतिनिधि गिरफ्तार हुए हैं और यह भी खुलासा हुआ है कि इतने लाख रुपए लेकर के वो गौरव सिंह के मार्फत देकर के और ये एनओसी जो है ली जाती थी। यानी रेट हर चीज के तय थे। तो निजी अस्पताल, क्या ये कर्मचारी जो थे निजी अस्पतालों के, क्या अपने जेब से पैसे दे रहे थे जो ये सारा रैकेट चला रहे थे वो, या उन अस्पतालों के प्रबंधन की भी भूमिका इसके अंदर रही थी? क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पर काम हो रहा है तो केवल कोई अस्पताल का कोई कर्मचारी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने स्तर पर दोनों अस्पतालों के कर्मचारी मिलकर के खेल कर ले। मैनेजमेंट तक की जो भूमिका होती है वो इसके अंदर होती है, डॉक्टर्स की भूमिका जो होती है काफी अहम हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है, इसीलिए सरकार ने कहा है कि हम इसकी अब कड़ाई से जांच करवाएं। ठीक है, मैं इसमें जरा सोमू का रुख कर लेता हूं। सोमू, एक चीज बताओ, क्योंकि अनिल कुमार जी भी जिस बात का संकेत कर रहे हैं कि राजनीतिक जो संरक्षण है वो कहीं ना कहीं मिल रहा था और इसी वजह से इतना मनोबल उनका बढ़ा कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, क्या जो कार्रवाई हो रही है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है? और इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है राजनीतिक संरक्षण की जो बात आ रही है, ये क्या राजनीति का मुद्दा भी बन सकता है इसमें आगे, अगर खुलासे होते हैं तो? निश्चित रूप से देखिए, मुद्दा तो कुछ भी बन सकता है और यह मामला इतना गंभीर है कि इसे मुद्दा बनाया ही जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहना कि किसी का राजनीतिक संरक्षण था, मुझे लगता है कि शायद इस वक्त अभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए शुभेंदु, ये समझने की है कि कमेटी ने पिछले 1 साल में कोई बैठक नहीं की। तो बैठक नहीं की, कमेटी के सदस्यों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके पास कोई आवेदन आया है अंग प्रत्यारोपण के लिए। ये सारी चीजें गौरव सिंह, जो कि पहले भी इस मामले को देखता रहा था, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामलों को, उसको इस बात की पूरी जानकारी थी। उसने कोई भी फाइल जो है वो उस कमेटी के सदस्यों को, जो एडवाइजरी कम अथॉरिटी कमेटी बनी, नई कमेटी बनाई गई राजस्थान में, जबकि प्रावधान ये है कि एडवाइजरी कमेटी बिल्कुल अलग होगी, वहां पर उसका जो हेड होगा वो प्रिंसिपल, वो सेक्रेटरी लेवल का आदमी होगा, और जो अथॉरिटी होगी, ऑथराइजिंग कमेटी होगी, वो अलग कमेटी होगी। लेकिन यहाँ दोनों कमेटियों को मर्ज कर दिया गया, इसलिए इसको समझना जरूरी है कि
वो सारी चीजें सेंट्रलाइज एक जगह पर हो गई थी और जिसका संचालन जो है वो डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, जो कि बाद में उसके चेयरपर्सन बनाए गए एसएमएस कॉलेज के प्राचार्य होने के नाते, उनको करना था। लेकिन उन्हें कभी इस बात की जानकारी ही नहीं मिली कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए उनके पास कोई आवेदन आया है। गौरव सिंह के पास ये सारी चीजें आती थी और गौरव सिंह ने ये किया कि जितने सदस्य थे उस कमेटी में उन सभी के फर्जी दस्तखत किए और उसके बिहाफ पे उसने एनओसीज बांटी। अभी जो प्रारंभिक तौर पे सूचना मिली है उसके मुताबिक वो 8,000 रुपए से लेकर के 35,000 रुपए तक एनओसी जारी करने के नाम पे लेता था। उसमें ऐसे भी कई केस हैं जहां पर जो राजस्थान के लोग हैं जिनसे गौरव सिंह ने कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन जो बाहर के विदेशी नागरिक हैं, और ये आंकड़ा 90% के आसपास का नहीं है, यह भी साफ करना जरूरी है, तो उनको एनओसी देने के लिए उसने ये रकम ली। अब इसमें जांच एसीबी और पुलिस दोनों की इस बिंदु पर टिकी हुई है कि जो करीब 25 लाख रुपए तक जो रिसिपेंट होता था उससे लिए जाते थे, उसमें किस प्रकार का बंदरबाट था और क्या उसमें से भी कोई राशि गौरव सिंह को मिलती थी। देखिए, इस मामले में प्रारंभिक तौर पे जो दो डॉक्टर हैं, खास तौर पे डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, उनकी लापरवाही मानी गई है, लेकिन उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में हो ऐसे संकेत अभी तक नहीं मिले हैं, तो ये हमें समझना होगा। उसके बाद ये जरूर है कि इस कमेटी ने बैठक नहीं की, ये सबसे बड़ी लापरवाही है, और इसके बीच में ये सारी चीजें होती रही, कमेटी ने कभी नोटिस भी नहीं किया कि आखिर ये ट्रांसप्लांट कैसे हो रहे हैं, ये इस कमेटी की सबसे बड़ी लापरवाही है। लेकिन ये इस वक्त पर अभी ये मानना कि इनकी भूमिका किसी तरह से उसमें थी, इसके मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और जांच में भी अभी किसी भी प्रकार को, किसी भी एजेंसी को, ना तो एसीबी को, ना पुलिस को, ना स्वास्थ्य विभाग को इसके कोई संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, इसमें जरा वैभव तिवारी जी को जोड़ लेते हैं। वैभव जी, एक साल तक बैठक ना होना कमेटी की, वैसे अमूमन कितने समय में हो जाती है बैठक? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रांसप्लांट रेट है वो कितना ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ, तो यहाँ पर हमारा ट्रांसप्लांट हर हफ्ते लगभग 10 से 12 ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो हर दूसरे हफ्ते में एक कमेटी बैठती है हॉस्पिटल की, जो कि पेशेंट्स को पास करती है। तो महीने में 2 बार ये कमेटी बैठती है। तो ये डिपेंड करता है कितने पेशेंट्स का टर्नओवर है हॉस्पिटल में, उसके अकॉर्डिंग कमेटी बैठती है। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा अगर पेशेंट की संख्या कम हो, तो अगर 3 महीने या 4 महीने अगर बीत जाएं, और वो भी तब जैसे जयपुर जैसे शहर में अगर बड़े बड़े अस्पताल हों, तो ये संभव है क्या? नहीं, मोस्टली तो जो कमेटी का बैठना होता है वो 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर बैठना होता है, क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं वो काफी क्रिटिकल होते हैं। और जो उनका ट्रांसप्लांट होना होता है वो जितना जल्दी हो सकता है उतना। तो किसी भी वजह से, किसी लीगल फॉर्मेलिटी की वजह से अगर उनका ट्रांसप्लांट ना हो तो वो ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से एटलीस्ट महीने 1.5 महीने में कमेटी को जो भी रिक्वायरमेंट, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी ही होती है। ठीक है, यानी कि समय समय पर वो बैठक होनी चाहिए, लेकिन इस केस के अंदर, इस मामले के अंदर वो बैठक नहीं हुई, सालों सालों तक वो बैठक नहीं हुई, और यही एक बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से इतना सब कुछ ये हो जाता है। अब इसमें अनिल सर को मैं जरा जल्दी से जोड़ देता हूँ। अनिल जी, एक चीज़ बताइए कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो मुख्य भूमिका में है वो गौरव नजर आता है, लेकिन कमेटी की बैठक 1 साल तक नहीं हुई। क्या इस वजह से जो सीनियर जो डॉक्टर्स हैं या जो सुप्रीम पावर में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके ऊपर कोई किसी तरीके से परेशानी? हालांकि उनकी तरफ से अभी तक इस्तीफा दे दिया गया, अपने पद से हट गए हैं, तो एक तरीके से जांच में सहयोग तो कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो सबसे पहले ये देखिए कि सरकार चेंज हुई, उसके बाद में इस पे एक्शन की कार्रवाई हुई। तो जो मैं कह रहा था कि कहीं पॉलिटिकल किसी को कोई संरक्षण मिला है या नहीं मिला है, ये आगे की बात है, जांच का विषय है। लेकिन ये सरकार चेंज होने के बाद में ही इन्होंने क्यों शिकायत दी? दोनों ने, सुपरिंटेंडेंट ने, प्रिंसिपल ने, इनमें नहीं हुए सरकार को, इससे पहले भी दे सकते थे। दूसरा, आज हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनका एक अखबार में आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनको लगा नहीं कि पहले शायद ये शिकायत अगर वो करेंगे तो उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ क्यों नहीं उठाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। आप लेट हुए तो लेट क्यों हुए, किस कारण से हुए, ये भी एक जांच का विषय है। कि भाई हमारे नॉलेज में नहीं था, हमारे ज्ञान में नहीं था, या हमारे पास ये चार्ज नहीं था। अब ये चार्ज की बात आ रही है। अब डॉक्टर भंडारी हैं जो वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे तो इसका लेटर पैड का उपयोग किया गया, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री, आज स्टेटमेंट आया पेपर के अंदर कि हम इसकी जांच कराएंगे, इनके सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फंक्शंस हुए हैं उनके ऊपर सर्टिफिकेट हैं, तो ये जिम्मेदार हैं। तो अब बगरहट्टा और डॉक्टर भंडारी के बीच में
क्या उन्होंने इनको जो ये ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का ये जो सलाहकार नियुक्त किया था उनको चार्ज दिया, नहीं दिया, या क्या हुआ, या यही चलाते रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया? तो ये सारी चीजें हैं, एक जांच का विषय है। और ये लेट क्यों हुआ? पॉलिटिकल सरकार चेंज हुई है, उसके बाद में इंक्वायरी शुरू हुई है। इसका मतलब है कि राजनीतिक कहीं ना कहीं तो चेंज हुआ है ना, सिनेरियो जो सिनेरियो चेंज हुआ है तभी ये शिकायत सामने आई है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद ये आकर के शिकायत हुई, ये टाइमिंग को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं? टाइमिंग को लेकर ठीक है, मैं इसमें नीरज जी को जोड़ लेता हूँ। नीरज जी, बड़ा सवाल है। वो कह रहे हैं साहब कि सरकार बदली और सरकार बदलते के साथ ही वो शिकायत की गई, इससे पहले तक कोई शिकायत नहीं, कोई मामला नहीं, लेकिन सरकार बदलती है, शिकायत कर दी जाती है और उसके बाद कार्रवाई भी होती है। निश्चित रूप से शुभेंदु, देखिए कुछ चीजें जो हैं वो गहराई से समझनी होनी जरूरी होती हैं। कई चीजें जो हैं उनके सबूत इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। राजनीतिक संरक्षण की जहां बात आती है तो वहां ये देखना चाहिए कि टाइमिंग जो है ऐसे घटनाक्रमों की वो क्या हो रही है, पूरा परिप्रेक्ष्य को समझना जरूरी होता है। क्योंकि पिछली सरकार के समय जब यही अधीक्षक रहे या प्रिंसिपल रहे तब शिकायत सामने नहीं आई। सत्ता बदलने के बाद जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद अगर शिकायतें होती हैं तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़े करता है कि आखिर पहले इन्होंने शिकायत क्यों नहीं की थी, या उस पर तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया था जिस लेवल पर अभी एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। यदि पहले शिकायत की गई थी तो वो शिकायत उस टाइम उजागर क्यों नहीं हुई, क्या उस टाइम शिकायत को दबा दिया गया था? तो निश्चित रूप से ये भी बड़े सवाल जो है वो खड़े करता है। तो ऐसे में सियासी रूप से अगर देखा जाए तो कई बार ऐसी स्थितियां जो हैं वो सामने आती हैं, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर सुधीर भंडारी पर आरोप जो हैं वो अब लग रहे हैं और उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, और खुद स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे तो हम जांच कराएंगे, और जांच के लिए एसीपी जो है उनको भी उन्होंने नियुक्त कर दिया है, जो एसीपी क्राइम है। तो इससे सरकार का इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से इस मामले से निपटना चाहती है, कितनी गहराई से जांच कराना चाहती है, और यह भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखिए कि एक एसएमएस अस्पताल के प्राचार्य ने और एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक ने ये बात कहने के बाद में इस्तीफा भी दे दिया, इस्तीफे मंजूर भी हो चुके हैं उनके। तो निश्चित रूप से 2 पदाधिकारियों के इस्तीफे हो चुके हैं। इस्तीफा भी देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री जब कहते हैं, और बीते रोज जब एनडीटीवी से खास बातचीत भी हुई तो स्वास्थ्य मंत्री ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए नहीं तो हम कार्रवाई बिठा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास में भी इनपुट्स ऐसे आए हैं, और जब अभी तक की जो जांच हो रही थी, रश्मि गुप्ता जो है वो जांच कर रही थी, या अन्य जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, अस्पताल के जो टीमें हैं वो अपने स्तर पे जांच कर रही थी। तो कई चीजें होती हैं जो इनपुट्स दिए जाते हैं, उसके आधार पर सरकार भी अपने एक्शन समय समय पर लेती है। लेकिन ये साफ चेता दिया गया है कि इस मामले का खुलासा करेंगे। पेपर लीक गैंग की अगर बात करें तो उसमें भी इसी प्रकार की जो कार्रवाई हैं पहले भी हुई, लेकिन किस हद तक गई और बाद में किस हद तक हुई, ये सारी चीजें जो है वो सामने आई। तो निश्चित रूप से जब सरकार बदलती है तो सरकार एक चेंज दिखाने की कोशिश करती है। हाँ। उस रूप में भी इसको लेना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये इसको पॉलिटिसाइज ज्यादा ना करके फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जिन लोगों का एक्चुअल में अंग प्रत्यारोपण किया जाना चाहिए था या जो जरूरतमंद थे उनका अंग प्रत्यारोपण हुआ कि नहीं हुआ, उनका हक तो नहीं मारा गया। दूसरी बात, यदि घोटाला चल रहा है, फर्जी एनओसी दी जा रही है, तो उस पर अस्पतालों के जो कमेटियां बनी हुई थी, चाहे वो ऑथराइजेशन कमेटी हो या एडवाइजरी कमेटी हो या कोई और नाम उस कमेटी को दे दिया जाए, जो भी कमेटी इसके लिए जिम्मेदार थी उस कमेटी ने समय समय पर बैठक क्यों नहीं की, आगाह क्यों नहीं किया, और अस्पतालों में जब ट्रांसप्लांट हुए उन अस्पतालों ने ये क्यों नहीं देखा कि डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, उसकी कोई मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई, उसकी जांच क्यों नहीं हुई, या ऐसा कोई एक सिस्टम क्यों नहीं बना रखा कि ऑनलाइन चढ़ा करके उसकी पूरी जांच की जाए, बाकायदा नंबर, सीरियल नंबर। ये कई ऐसे वाजिब सवाल है सर, बिल्कुल। ये जाहिर तौर पर ये पूरी जांच इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द भी टिकी हुई है। खैर समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जयपुर से बांग्लादेश तक जो नेटवर्क फैला हुआ, जिसके बारे में कई खुलासे हो रहे हैं, और हर रोज के हिसाब से जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं, और हमें उम्मीद भी है कि आगे जो दोषी हैं वो सामने आएंगे और सही इंसाफ मिल पाएगा सभी लोगों को। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।